चल लिखिए भाई सर्कुलर डायनेमिक्स। चल भाई प्लीज बातें नहीं। सर्कुलर डायनेमिक्स का मतलब लोगों को पता है ना क्या होता है? क्यों भाई? डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है? काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन, हाँ, स्टडी ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ, जब भी आप फोर्स के साथ किसी को एनालाइज करते हैं, ऑल्सो कैन से एनर्जी, अगर फोर्स और एनर्जी दोनों आ गए तो वो हमारा क्या होता है? पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, है ना। और अगर आपको पास फोर्स नहीं है, सिर्फ एक्सेलेरेशन गिवन है, आप कुछ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पता करना है, तो वो क्या होगा? दैट विल बी काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए भाई, न्यूटन सेकंड लॉ सबको पता है ना, क्या होता है? ठीक है, आप कह सकते हो एफिज्म में, क्योंकि मैं उससे बहुत डीप में मतलब नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स, है ना। अब हमें ये पता है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन ए है तो आपको क्या चाहिए? अरे फोर्स चाहिए ना यार। एक्सेलेरेशन कब आता है? फोर्स की वजह से, है ना। तो एक्सेलरेटेड बॉडी में देयर मस्ट बी ए फोर्स। ठीक है, ये हमारे अब न्यूटन सेकंड लॉ होता है। अब आप बोल सकते हो कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ इज एम ए। ठीक है, अब आप देखिए सर्कुलर मोशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो मुझसे एक बार इसकी वीडियो ले लेंगे और समझ लेंगे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो वहाँ पे क्या होता है? एक एक्सेशन एक्ट करता है किधर? टुवर्ड्स सेंटर, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, बिल्कुल सही, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। और ये कितना होता है? v स्क्वायर बाई आर होता है, और आर ओमेगा स्क्वायर। ये बताओ भाई किसने किसने नहीं पढ़ा, एक बार मुझे बता देना, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वी स्क्वायर बाई आर? कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको इतना समझना है, जिन बच्चों को इससे फैमिलिटी नहीं है, कि बस एक एक्सेशन एक्ट करता है किधर? टुवर्ड्स सेंटर। बाकी सारी कहानी लॉ ऑफ द मोशन वाली है। और वो एक्सेशन की वैल्यू कितनी होती है? वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज स्पीड एंड आर इज रेडियस। बस इतना पता हो, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। और यह वी को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो यार ये दो चीज़ें जिनको नहीं पता है वो बस इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कौन बताएगा मुझे? अरे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को। अच्छा, तो ओमेगा में बता दूं क्या होता है कि अगर आपने किसी बॉडी को यहाँ से घुमा के यहाँ पहुँचा दिया है, दिस एंगल थीटा इन टाइम टी, तो ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी होता है। जिनको नहीं पता था वो नोट कर लें। और थीटा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। जैसे हमारी नॉर्मल स्पीड होती है ना, नॉर्मल स्पीड क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। वैसे हमारी एंगुलर स्पीड क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, एंगल अपॉन टाइम, जो हम एंगल घूमते हैं अपॉन टाइम। ठीक है, ये सब मैं सर्कुलर मोशन बता चुका हूँ। वीडियोस पढ़ी यार, मैं आप लोगों को भी शेयर मार दूंगा सर्कुलर मोशन के। ठीक है, उनको देख लेना, जो ना समझ में आए कल आके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? अब देखो, तुम्हारा काम वी स्क्वायर बाई आर से भी चल जाएगा। तो अब देखिए होता क्या पता है? अगर कहीं पे भी कोई सर्कुलर मोशन हो रही, कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा किधर? टुवर्ड्स सेंटर। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो लिख लीजिए आप इस लाइन को कि सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए फोर्स। Circular motion is not possible without force acting towards center। भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक एक्सेलेरेशन होता है किधर? टुवर्ड्स सेंटर।
और न्यूटन ने बता रखा है कि एक्सेलरेशन बॉडी में होगा तो देयर मस्ट बी ए फोर्स। तो अब आप कहीं भी सर्कुलर मोशन देख लो, कहीं भी नेचर में अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स क्या, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। इसको एग्जांपल बताइए आप लोग मुझे, कोई सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताइए, है ना, और फिर मुझे बताइए कि वहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो मून को कौन घुमा रहा है बताओ? जो अर्थ से ग्रेविटी लग रही है किसके ऊपर, मून के ऊपर, उस ग्रेविटी की वजह से मून क्या कर रहा है? अगर वो फोर्स गायब हो जाए तो क्या होगा पता है? मून भागता चला जाएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो अर्थ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। या किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में अटैच कर दो और ऐसे स्ट्रिंग को घुमा दो तो क्या होगा बताओ? जो टेंशन फोर्स होती है ना स्ट्रिंग में, वो उसको क्या करती है? घुमाती है। तो जब तक कोई फोर्स टुवर्ड सेंटर नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड सेंटर होता है। एग्जांपल्स लिख दिया। फॉर एग्जांपल, तो जो हमारा सुनो, जो हमारा एग्जिस्टिंग फोर्स होता है ना, कोई जो एग्जिस्टिंग फोर्स होता है वही किसकी तरह काम करने लगता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार टर्निंग ऑन रोड। अब बताओ, अगर एक कार को मैं ऐसे घुमा दूं या बाइक को घुमा दूं या साइकिल को घुमा दूं तो देयर मस्ट बी फोर्स टुवर्ड्स, वो फोर्स कहाँ से आता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले केस में लिखिए कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ ए व्हीकल। कोई व्हीकल टर्न हो रहा है ना, ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ ए व्हीकल, ये साइकिल बाइक कार कुछ भी घूम रहा है ना, तो अगर फ्रिक्शन को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा, घूमेगी नहीं यार, है ना। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन where gravitational force becomes centripetal force. Gravitational force becomes centripetal force. और बताओ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड न्यूक्लियस, तो वहाँ पे कहाँ से आता फोर्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बॉर्स मॉडल पढ़ लिया, तो बॉर्स मॉडल में 2-3 पोस्टुलेट्स हैं, उसमें तुमने सबसे पहले पढ़ा होगा कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, और वहाँ ये भी पढ़ा होगा आपने कि उसको घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कहाँ से मिलता है? जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है किसके ऊपर, वो उसको क्या करता है? घुमाता है। तो लिखिए, एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around nucleus where electrostatic force becomes centripetal force. Electrostatic force becomes centripetal force. ठीक है। अच्छा, मौत का कुआं देखा है? वहाँ बंदा ऐसा बाइक घुमा रहा होता है ना, इस क्वेश्चन भी मिलेंगे भी, डीसी पांडे में भी, सिंगेर में, सब में क्वेश्चन है। अब बताओ वहाँ पे कहाँ से मिलता है? वो देखा ना तुम, सर्कस में देखा होगा ना, ऐसे टैपर टाइप का वेल होता है, उसमें बंदा ऐसे बाइक या साइकिल या मोटरसाइकिल घुमाता रहता है। तो कहाँ से आता है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो ये वेल है ना, तो वेल में हालांकि थोड़ा सा कैसा होता है? टैपर्ड होता है, देखा ना सर्कस वाला, ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है। चलो अभी मान के चलो मैं कैसा, वो बिल्कुल वर्टिकल है, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट चलो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ वर्टिकल। और मैं बाइक को किससे दिखा रहा हूँ? एक ब्लॉक से दिखा रहा हूँ। ये कोई ब्लॉक हो गया और ये क्या है? ये बाइक है, और ये बाइक ऐसे क्या कर रही है? चारों तरफ घूम रही है। तो बताओ इसको कहाँ से मिलेगा फोर्स?
भाई ये वॉल को क्या करेगा, जब घूमेगा तो वॉल को दबाएगा, और वॉल क्या करेगी, इसको अंदर फोर्स अप्लाई करेगी। तो बेसिकली जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी किधर से, वॉल से, वो नॉर्मल रिएक्शन को क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो भी फोर्स एग्जिस्टिंग होगा, कुछ भी हो सकता है यार, इट कैन बी टेंशन, इट कैन बी फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, वही सब क्या बन जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन्हीं पे सारे आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो लिख लिया, इन वेल ऑफ डेथ normal reaction provides necessary centripetal force. Normal reaction provides necessary centripetal force for turning of vehicle. वैसे तो कार भी घुमा देते हैं, आपने देखा होगा, है ना, कार, बाइक, साइकिल सब घूम जाती है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा केस यूज़ होगा ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा, नॉर्मल एक्शन एंड टेंशन। किसी को रस्सी से पकड़ के घुमा रहे होंगे ऐसे, है ना, या किसी को किसी सरफेस के अंदर घुमा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा यूज होंगे। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को? फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, बताइए, mv²/r। तो एक बार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से सबसे पहले। ठीक है, ये ब्लॉक है, मास इज 2 kg, ठीक है, स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज 1 मीटर, और मैंने इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमा दिया है। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, है ना। तो इसको कहाँ पे चाहिए फोर्स, बोलो, वैसे घूम रहा है, इसको फोर्स कहाँ चाहिए, टुवर्ड सेंटर। और फोर्स कहाँ से आएगा बताइए, यार जो स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग इसको क्या कर रही होगी, अंदर की तरफ पुल कर रही होगी, इसमें एक टेंशन आ जाएगी। सबको पता ना यार, जब रस्सी को पकड़ घुमाते हो तो तुम पे फोर्स कहाँ लगता है, तुमको लगता है वो रस्सी तुमको क्या कर रही है, बाहर की तरफ खींच रही है। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच, mv²/r। m कितना है यहाँ पे, 2² कितना हो गया, 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन, है ना। तो F इज एम ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, बस एक ही वैल्यू कितनी हो गई, v²/r हो गई। चलिए एक क्वेश्चन बताइए मुझे, ये वेल ऑफ डेथ हो गया, इसमें एक बंदा बाइक भगा रहा है अंदर, मास ऑफ मैन एंड बाइक दोनों का मिला के जो मास है ना 150 kg, ठीक है। स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, 6 ले लिया, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस इज 10 मीटर। ये इसकी रेडियस हो गई, तो जो हमारा वेल है उसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर, और मास कितना है उन दोनों का मिला के 150, और रेडियस कितनी है, 10 मीटर। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। हाँ हाँ, शायद आप सही बोल रहे हैं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुलाइज करो कि फोर्सेस कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रही हैं। यार सोचो बाइक गिरती क्यों नहीं है, पहले इस बात का आंसर दो मुझे कि बाइक नीचे क्यों नहीं गिरती है। सारे बच्चे मुझे बताएं, जो बंदा है ऐसे वेल में ऐसे बाइक को घुमा रहा है ना, तो बाइक जो उसका वेट है, उसके वेट को कौन बैलेंस करता है? सोचो, बिल्कुल ऐसे है फ्लैट,
है ना, वेल हमारा कैसा फ्लैट हो गया और ऐसे बाइक घूम रही बहुत तेजी से, ठीक है, तो उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? वो टायर क्या होगा पता है? वो टायर वॉल को दबाएगा, है ना, और वॉल क्या करेगी? वो टायर पे फोर्स लगाएगी, तो वहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या फ्रिक्शन आएगा ना उसके बीच में? नहीं। इमेजिन करिए थोड़ा सा, ऐसे ऐसे व्हीकल घूम रहा है तो उसका टायर वॉल को क्या कर रहा होगा यार? बाहर तो दबा रहा होगा, और वॉल क्या कर रही होगी? टायर पे अंदर फोर्स लगा रही होगी। तो जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, किसको जो बाइक को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अरे जिस फोर्स से वो वॉल को दबाएगा उसी फोर्स से वॉल क्या करेगी? उसे दबाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है ना आपने। और वो जो फोर्स होगा उन दोनों के बीच का, वो किसका काम करेगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो भाई इस बाइक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इसको क्या प्रोवाइड करेगी बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए आप क्या होता है फॉर्मूला? mv स्क्वायर बाई आर। वैल्यू पुट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। चलो सारी वैल्यूज पता है, तो दिस इज 540 न्यूटन। किसी को डाउट हो तो बताओ। अंश क्लियर है? सबको फील आ रही ना थोड़ी सी कि यार वो जब भागती ना बाइक तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है और वॉल उस पर अंदर फोर्स लगेगी। इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा आप सोचो। तो जब टायर उसको पकड़ लेता है, किसको? जो बाइक का टायर होता है वो वॉल को क्या करता है? ऐसे फोर्स अप्लाई करके पकड़ लेता है और वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? फ्रिक्शन। तो बताओ इस बंदे का वेट कितना है? इस बंदे का वेट कितना है? 1500 mg ना। तो यार अगर इस वॉल को स्मूथ कर दिया जाए ना तो बाइक घूमेगी नहीं, बाइक क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। तो अभी होता है क्या है, उसका टायर उसको वॉल को धक्का मारता है ऐसे, और वहाँ पे क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है, और वो फ्रिक्शन इसको गिरने से क्या करता है? रोक लेता है। तो उसका जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं सोचेगा हमने फ्रिक्शन ही पढ़ रखा है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा, और वेट उसका कहाँ पे होगा? नीचे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, इसको दिमाग में बिठा लेना आप लोग, क्योंकि इस तरह के आपको आगे 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने जैसे इसको किया और भूल गए। कितना आ गया भाई? मैंने आपको सबसे बेसिक केस कराया। भी बाद में क्या होगा पता है? ये वेल ऐसे हो जाएगा, कैसे? टैपर टाइप का हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो नॉर्मल एक्शन भी लगेगी, फिर mg भी लगेगा, फिर फ्रिक्शन भी लगेगा। वो जो बैंकिंग ऑफ रोड्स का केस कराया था ना, वैसा क्वेश्चन बन जाएगा अभी। सर बैंकिंग ऑफ रोड्स का एंगल वाला ही होता है। हाँ, ये बैंकिंग रोड्स वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा। हाँ जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर कैसे लगेगा? हाँ, वो तो ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन ऊपर कैसे लगेगा? मान लो फ्रिक्शन गायब कर दिया जाए। देखो फ्रिक्शन देखने का तरीका क्या होता है पता है? अगर आपको कभी फ्रिक्शन समझ में ना आए तो आप वहाँ से फ्रिक्शन को गायब कर दो और फिर देखो कि क्या हो रहा है। तो सोचो कि अचानक से फ्रिक्शन गायब हो जाए तो बाइक पता क्या होगी? बाइक नीचे आ जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि फ्रिक्शन उसको क्या रखा है? रोक रखा है ऊपर की तरफ, है ना। फ्रिक्शन देखने का तरीका ये भी होता है कि आप उसको क्या कर दो? फ्रिक्शन को हटा दो और फिर देखो वो चीज़ कहाँ मूव कर रही है। जहाँ मूव कर रही होगी ना, फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? उसको अपोज कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन गायब हो गया तो बाइक ऊपर जाएगी नहीं, नीचे आ जाएगी। तो यार ये कॉन्सेप्ट इसको लिख लेना हेडिंग ऊपर, वेल ऑफ डेथ कॉन्सेप्ट है बेसिकली। मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करा दिया आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए। यार ओमेगा सबको क्लियर है भाई? अच्छा एक बार देख लो, अगर किसी को ओमेगा क्लियर नहीं है, इसमें सर्कुलर मोशन में बता चुका हूँ, सारे बच्चे देख लें क्योंकि ओमेगा की मैं थोड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए ओमेगा क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल ए से बी चला गया ना यहाँ, तो ये एंगल कितना होगा बताइए? थीटा। तो ओमेगा होता क्या है? जो ओमेगा होता है वो होता है एंगल। ओमेगा को बोलते क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या होता है? एंगल टर्न अपॉन क्या? टाइम। तो ओमेगा को हम बोलते हैं थीटा बाई टी। और कितना हो गया? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए आप, ये डिस्टेंस कितनी होती है बताइए आप? अगर मैं इसको मैं एस लिख देता हूँ और इसको मैं आर लिख देता हूँ, ये थीटा। तो बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा भाई? एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस होता है।
तो एस कितना हो जाएगा? सबको समझ आ रहा है? इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। कौन सा टाइम? जो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है उससे डिवाइड कर देते हैं। सारे बच्चे देखते रहिए, नोट बाद में करना। ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो सबको बताना है यार, मैथ्स का फॉर्मूला हो गया बेसिक सा। ये डिस्टेंस ऐसे हो गई, अगर मैं इसको दोनों साइड में टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा बताइए? सारे बच्चे बताएं क्या आ जाएगा? ये s/t क्या आ जाएगा? इसको स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हो। स्पीड बोल दो भैया। ये कितना हो गया? स्पीड हो गई, नहीं हो गई यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दिस इज आर, और θ/t क्या हो गया? तो भाई ये फॉर्मूला आ गया v/ω। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो देख लें, इन दो फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो बेसिकली कुछ नया नहीं है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस ही है। विशाल 11 बजे आ जाना। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला और बन जाएगा यार। क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? F is mv²/r। v को क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा का स्क्वायर/r। कितना बन जाएगा ये? तो ये फॉर्मूला भी मैंने इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लिया यार। F इज इक्वल टू कितना? mr²। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आ गए। कौन कौन से? एक mv² आ गया, और एक फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? भाई इसको देख लो, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एंगल इज आर्क बाय रेडियस होता है। बस मैंने उसको टाइम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जो थीटा वाला था वो क्या बन गया? ओमेगा बन गया। और जो आर्क की लेंथ अपॉन टाइम था वो क्या बन गया? स्पीड बन गया। तो v/ω आ गया। एक बार और अगर टाइम से डिवाइड मारोगे तो ये एक्सेलेरेशन बन जाएगा a, और ये बन जाएगा r∝। इसकी वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को सर्कुलर मोशन की। ठीक है, क्लियर है भाई पॉइंट? चलिए, तो अगली प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए आप लोग। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट ही है। देखिए भाई, ये एक स्ट्रिंग है ना, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ से, इसका इस पर एक ब्लॉक है एंकर। इसका मास कितना है? मास इज m kg। भाई सारे बच्चे मुझे बताइए टेंशन कितनी होगी यहाँ पे? टेंशन किसके इक्वल होगी? सबको क्लियर है? टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर। और mg कहाँ पे होगा? तो टेंशन कितनी हो गई? टेंशन इज इक्वल टू mg। लिख लिया आप। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग when calculate tension in string when speed of block is v। मैंने यार इसको v स्पीड दे दी, समझे? किसको? मैंने इसको कितनी स्पीड दे दी? v स्पीड दे दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब बताओ मुझे टेंशन कितनी होगी। तो भाई सारे बच्चों को आंसर देना है यार। इस टाइम पे ना, अभी पहले क्या था बताओ? ये पहले नॉर्मली हैंग कर रहा था। ये टेंशन किसके इक्वल हो गई? mg नीचे और टेंशन ऊपर, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, अभी मैंने इसको इधर v स्पीड दे दी है ऐसे। भाई ये सब कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है, इनका सबका यूज होने वाला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ इसमें टेंशन कितनी होगी? अच्छा, कौन कौन से फोर्सेज होंगे यहाँ पे बताओ? सारे बच्चे बताएं इस ब्लॉक पे यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज हैं? टेंशन है, किधर है? ऊपर की तरफ। और दो ही फोर्स तो हैं यहाँ पे। क्या इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है बताओ? भी सारे बच्चे बताएं यहाँ पे।
यार ये सर्कुलर मोशन हो रही है ना, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम यहाँ पे कैसी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन। और जब कभी भी सर्कुलर मोशन होगी तो हमेशा क्या होगा वहाँ पे, एक्सेलेरेशन होगा किधर, टुवर्ड सेंटर ऑलवेज। और कितना होता है, v² बाई आर। तो अब जरा सोच के बताओ कि क्या मैं t और mg को बैलेंस कर सकता हूँ। तो सारे बच्चे सोचते रहिए बस, सब ऐसे किसको आंसर नहीं देना है। नहीं कर सकता ना मैं, क्यों नहीं कर सकता बताओ। यहाँ पे एक्सेलेरेशन है किधर, टुवर्ड सेंटर, और फोर्सेस कितनी है, दो ही है, कौन कौन, t और mg। तो क्या होना पड़ेगा, t को mg से ज़्यादा होना पड़ेगा, जो उसका डिफरेंस आएगा वो क्या करेगा, वो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। सबको समझ में आ रहा है। देखो मैं सारी बातें फिर से कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, हर जगह यूज़ होगी। कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन है ना भाई। नॉर्मली हमें एक्सेलेरेशन से फील क्या आती है बताओ, हमें एक्सेलेरेशन से फील आती है कि किसी की स्पीड अचानक से क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसी की स्पीड कम हो रही है, यही तो फील आती है। लेकिन सर्कुलर मोशन में पता क्या है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही होती है तो उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है किधर। इसका मैं आपको डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ। और कितना होता है एक्सेलेरेशन, v² बाई आर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन में होगा तो अंदर की तरफ नेट फोर्स को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होगी। तो अभी क्या बताओ यहाँ पे, ये t और ये mg, तो इक्वेशन क्या बनेगी पता है, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। जैसे हम लोग लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि टेंशन और mg लगा हुआ है। अरे भाई बात समझ आई, ये कितना है t और ये कितना है, क्या इक्वेशन में नहीं बताओ भाई। देखो ये अंदर नहीं जा रहा है यार, समझे ना। बहुत से बच्चे आर्गुमेंट करते हैं कि सर ये तो इसमें वेलोसिटी इधर है जाकर है, बट यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन है किधर, टुवर्ड सेंटर। और एक्सेलेरेशन कब आएगी, जब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, फोर्स को होना पड़ेगा। फोर्स दो ही है, कौन कौन से, t और mg। तो t को क्या होना पड़ेगा, mg से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए आप, t माइनस mg इज इक्वल टू कितना, ये समझ में आ रही है आपको बात। तो ऐसा नहीं कि बॉडी उधर जा रही है, बॉडी जा किधर रही है, इस तरफ। तो यहाँ से t कितना है बताइए, mg प्लस ma। और a कितना होता है बताइए आप, कितना हो जाएगा t। भाई अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो, क्योंकि भी बहुत बेसिक सी बातें चल रही हैं, है ना। इनको क्लियर करते रहना, वरना चैप्टर आगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ यार देखो फोर्स दो ही हैं, कौन कौन से, mg और t, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि ये सर्कुलर मोशन हो रही है। क्लियर, सर्कुलर मोशन हो रही होगी तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, एक अंदर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, और अंदर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ फोर्स भी आएगा। वो फोर्स आ किन से रहा है, वो t और mg से ही आ रहा है यार, दो ही फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है t को क्या होना पड़ेगा, mg से ज़्यादा, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t माइनस mg क्या, mv² बाई आर। और अगर सिर्फ हैंग कर रहा होता फिर तो t इज इक्वल टू mg हो जाता है। कभी भी आप रस्सी को घुमा के देख लो, जब रस्सी को घुमाओगे तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेंशन क्या होती है, घुमाते समय टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, बताओ टेंशन कितनी होगी। देखें चलिए, इसी में सेकंड पार्ट है। क्या क्या आंसर दिया आप लोगों ने, अच्छा तो लिख लीजिए आप भाई, लिख लीजिए फाइंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। चलो अब मैं इसको ऐसे पकड़े घुमा रहा हूँ। इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, इसकी स्पीड कितनी है v, और इसकी रेडियस कितनी है r। समझ गया ना, एक रस्सी में पकड़ के ऑब्जेक्ट को घुमा दिया। बताओ भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, ऐसे वर्टिकल, ऐसे रस्सी पकड़ी और ऐसे उसको वर्टिकल घुमा दिया। ठीक है, बताओ भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, टेंशन कहाँ लग रही, नीचे, और mg कहाँ है, और इस बार तो दोनों कहाँ हो गए, तो दोनों ऐड कर गए, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो दोनों में फाइट थी, t कहाँ था, अंदर था, mg बाहर था।
नहीं विशाल जीरो नहीं होगी बेटा, जीरो नहीं होगी, एक्सेलेरेशन है टुवर्ड सेंटर, ये ध्यान रखना आप। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए। तो अभी मैं आपको सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने की इक्वेशन बता रहा हूँ, इस पर कंसंट्रेट करिए आप। तो ये इक्वेशन बनेगी mg प्लस टी इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अनुभव क्लियर? चलिए अगला पॉइंट मुझे बताइए फिर। अब लिखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब मैंने इसको ऐसे घुमाते घुमाते, ऐसे रस्सी घूम रही, समझ रहे हैं आप? कहाँ पे आ गए? ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। और अभी इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड यहाँ पे v है। चलो अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं? टेंशन कहाँ है? सबको पता है ना लॉ ऑफ द मोशन का पार्ट, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। और mg कहाँ पे आएगा? mg नीचे आएगा। और मैं यहाँ पे रस्सी को पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ। बताओ भैया, देखें कौन बताएगा मुझे बच्चा? T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। mg नहीं आएगा ना? सबको समझ आ रहा है mg क्यों नहीं आएगा? गगन क्लियर है? क्यों नहीं आएगा mg? यार mg सेंटर की तरफ है ही नहीं, mg किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। तो जो फोर्सेस सेंटर की तरफ होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो इस केस में क्या बनेगा बताइए? T इज इक्वल टू क्या? और कोई पूछता है mg क्यों नहीं, तो आप आंसर क्या देंगे? वो परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका यूज नहीं होना है। मतलब T की वैल्यू अभी यहाँ पे हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखनी। सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे क्या बने। कॉन्सेप्ट समझ गया ना क्या करना होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? एफपीटी बनाना है। एक बार दोबारा चेक करो। प्रॉपर बनाओ उसको। कौन कौन से फोर्स हैं बताओ भैया, कौन कौन से फोर्सेस हैं? टी है और एम जी, यार दो ही तो फोर्सेस हैं। चलो आप जल्दबाजी नहीं करिए, सारे बच्चे आराम से लिखे होते हैं। सक्षम दोबारा लिख बताओ, लिखो पहले, प्रॉपर लिख लो पहले एक बार। बिल्कुल सही इक्वेशन बोली आपने। टी नहीं बेटा वैसे बोलो ना, टी को उधर मत जाओ। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। चलो देखो भाई सारे बच्चे। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ, क्या करना होता है? फिर से बोलो। हमें फोर्सेस बनाने है ना, फिर हमें क्या करना है? जो फोर्सेस सेंटर की तरफ है और जो बाहर है उनको देखना है और उनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। उस डिफरेंस को किसके इक्वल कर देना है? एम ए के इक्वल, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर बाई आर। तो भाई क्या दिक्कत है बताओ, इस पर कौन सी फोर्स है? टेंशन। और बोलो कौन सी फोर्स है? भाई सारे बच्चे देखें कौन सी फोर्स है? एम जी है, ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को पता है कि ये कितना होता है? एम जी कॉस थीटा। और ये कितना होगा? एम जी साइन होगा। बना दिए फोर्सेस। अब क्या करना है बताओ? वही कहानी, अंदर की फोर्स से बाहर की फोर्स को माइनस कर दो एंड मेक इट इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो बताओ भाई अंदर फोर्स कितनी है? टी। बाहर फोर्स कितनी है? जिनका डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ गए? ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन तो बहुत से बच्चों ने भी नहीं पढ़ा हुआ है, बट एक चीज मैं और नई ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, पता है क्या है? कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सेशन और होता है, पता है कौन सा? एक टेंजेंशियल होता है। अगर उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेशन होता है। ठीक है, तो जिन्होंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा बच्चे नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा है, सोचो ये क्या कर रहा है? रिया बताओ एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? यार ये जो एम जी साइन थीटा है ना, तो कोई स्पीड को बढ़ा रहा होगा, थोड़ा फील करो आप।
ये जो mg साइड है ऐसे लग रहा है वो उसको स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। तो अगर कोई आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि भाई ऐसा है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, दिमाग बिठाते रहिए, ये सब यूज होंगे। कोई अगर मुझसे पूछता है कि भाई यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं देखूंगा कि टेंजेंट की तरफ कितना फोर्स है। जो फोर्स अलोंग द टेंजेंट आएगा यार वो तुम्हारी स्पीड को बढ़ाएगा नहीं। मान लो तुम ऐसे सर्कल में घूम रहे हो और तुमको कोई आके अलोंग द टेंजेंट धक्का मार दे ऐसे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी ना। तो ये जो स्पीड बढ़ाने का काम है वो किसका है, समझ रहे आप सारे बच्चे। तो क्या लिखोगे आप कि यहाँ पे जो mg साइन थीटा है किसके इक्वल हो जाएगा, ये ma के इक्वल हो जाएगा, इसको t लिख देते हैं। at मतलब, तो बताइए भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, g साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे बात समझ में। तो इसमें अब 2 एक्सरसाइज हैं, इसको ना मैं धीरे धीरे 1-2 दिन में इसको पैरल चलता रहेगा, ठीक है। पूरी मीटिंग में नहीं कराऊंगा मैं इसको, हाफ मीटिंग में डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1-2 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चों का वर्क फॉर एनर्जी आ रहा है यार, तो थोड़ा सा उसको शुरुआत कर देते हैं। लिखिए आप लोग, होमवर्क दे दूंगा मैं इसका, जितना आज कराया ना इसका मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। कोई डाउट हो तो बताओ भाई यहाँ तक। आप लोग थोड़ा सर्कुलर मोशन की कल वीडियो देख के आना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और ये इजी टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 1 टर्न और लगेगा, 1-2 टर्न खत्म हो जाएगा ये, है ना। हाँ 2-3 पेज छोड़ दो, 2-3 पेज छोड़ दो, है ना। देखो हमने मैकेनिक्स की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, और एक तो काइनेमेटिक्स की अप्रोच होती है, कोई भाग रहा है तो एक्सेशन दिया, अभी आपको पता है ना, हाँ बता, नया चैप्टर है बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। और फिर हमने देखा लॉज ऑफ मोशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी फोर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होती हैं। अब हम लोग थर्ड तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनमें हमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाती है, काइनेटिक में, फिर नीचे आती है तो काइनेटिक किस में चली जाती है। अब उसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मतलब आपको बता दूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स लॉज ऑफ मोशन की होती है ना, कौन सी, पुली और स्प्रिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी किससे सॉल्व हो सकती हैं, वर्क ऑन एनर्जी से। कभी कभी इससे प्रॉब्लम इजी पड़ती है और कभी कभी लॉज ऑफ मोशन से, है सब कुछ एक जैसा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ वर्क क्या होता है। अच्छा वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी याद आ रहा हो 9-10 का कॉन्सेप्ट, कशिश बताओ वर्क ना, भी बताओ। अरे कोई नहीं बताएगा, पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना यार, किसी को धक्का मार के एनर्जी दे दो, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर वर्क कर दिया, बहुत सिंपल वे में, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, सॉरी वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। भाई एनर्जी तो कई तरह से ट्रांसफर होती है ना, वैसे आपने हैंड रब कर दिया तो अभी क्या हुआ बताओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी चली गई, है ना। तो एनर्जी, और ये आपने किसी को हीट के पास रख दिया तो क्या हुआ, एनर्जी आ गई। किसी को आपने धूप में रख दिया तो उसने सन से क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। बट इन सब में वर्क काउंट नहीं होता है। वर्क क्या होता है, आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई करके बॉडी को क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, और ऐसा करने पे उसमें कुछ एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो लिखिए वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। मतलब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसको क्या करना है, अगर आपने चला दिया, धक्का मार दिया, स्पीड दे दी, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कि हमने उस पर क्या कर दिया, वर्क कर दिया, ठीक है। और मैथमेटिकली क्या होता है ये बताइए। अब देखो अब आप लोग ये मत बोलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कशिश बोलो क्या बोलेंगे, F.D बोलो, है ना।
ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एफ डॉट डी बोलते हैं। और एफ डॉट डी का मतलब क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, समझे आप? ए डॉट बी, ठीक है। ये एफ डी साइन थीटा क्यों नहीं होता भाई? एफ डी कॉस थीटा क्यों होता है? नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ही क्यों बनाया? अच्छा तुमने पूछा नहीं, बहुत से बच्चे यार देखो वो सब बातें तो हम लोग बाद में अपने हिसाब से बनाते हैं ना। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्या बहुत छोटा सा रीज़न है। देखो आप ये सारे बच्चे देखिए, मैंने इस बॉडी पे F4 से अप्लाई किया, ठीक है, कितने एंगल पे? थीटा पे। और भी एज्यूम करके चलना कि बॉडी बहुत हैवी है, ऊपर नहीं उठ रही है, किधर जा रही है? आगे जा रही है ना। तो सारे बच्चे मुझे बताएं, जब ये बॉडी आगे जाएगी तो इसको एक्सेलेरेशन कौन देगा? समझ रहा है? तो इसको वेलोसिटी कौन देगा? F cos थीटा। तो इसको एनर्जी कौन देगा? F cos थीटा। समझ गए? इसलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? F cos थीटा इंटू डी। और फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये F डॉट डी होता है। कोई फॉर्मूला F डॉट डी बन के थोड़े ना आता है। जो ए बी कॉस थीटा को फॉलो करेगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो जिनको भी डॉट वॉट नहीं पता छोड़ें, एफ डी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। रीजन में आ गया आपको? कौन पुल कर रहा है इसको बताओ भाई? इसको F cos थीटा पुल कर रहा है, तो जो इसको एक्सेलेरेशन आएगा, जो इसमें वेलोसिटी आएगी, जो इसमें एनर्जी आएगी, वो किसकी वजह से आएगी? F cos थीटा की वजह से आएगी। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी उठ नहीं रहा है, तो F sin थीटा हमारा क्या हो गया बताओ? वो बेकार हो गया। क्या वो स्पीड पे कुछ हेल्प कर रहा है? सोचो आप, F sin थीटा क्या कर रहा है? इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, स्पीड तो नहीं दे रहा है ना। स्पीड कौन दे रहा है? F cos थीटा। और डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब उसको क्या देना? स्पीड देना। फोर्स अप्लाई करके उसको स्पीड गेन करा रहे हैं आप, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? F cos थीटा, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते थे क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एंगल वैंगल वाले क्वेश्चन नहीं करते थे। सीधे बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एंगल पे लगा दिया तो हमारा कितना आ गया? वो F D cos थीटा, ठीक है। भाई यूनिट क्या होती है वर्क की बताओ जरा मुझे? जूल हो गई। सीजीएस में क्या होती है? भूल गए? बिल्कुल सही, ये तो आपके स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अर्ग होती है। और अर्ग कितना होता है? अर्ग कितना होता है भाई? -7 जूल, या बोले तो 1 जूल कितना होता है? ये होता है एनर्जी, ठीक है। और कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी? और बताओ। तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। कभी उसकी रीडिंग देखना। नहीं, किलोवाट, वॉट क्या हो गई? पावर। और आर इंटू क्या हो गया? टाइम। तो किलोवाट आवर क्या बन गया? एनर्जी। तो तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है ना, उसको कभी भी आप मीटर की रीडिंग देखना, उस पर लिखा होगा किलोवाट आवर। तो किलोवाट, वॉट तो समझते हो ना आप लोग? पावर। और आर का मतलब टाइम। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है? हालांकि पावर आपको नहीं बताया, बट आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो जाता है? पावर इंटू टाइम। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये गई किलोवाट आवर। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम, उसका जो कंजम्पशन होता है इसमें देखते हैं। और तुम लोग पढ़ ही चुके हो अभी बोहर्ट्ज़ मॉडल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा ना ऐसा कुछ। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, उनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और बहुत कम एनर्जी मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बना रखी, क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बिल्कुल, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कितना होता है? 1.6। तो भाई ये यूनिट्स होती हैं जिनसे आपको डील करना पड़ेगा एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा ना तुम लोग, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -13.6।
ये फिजिक्स में भी आएगा, इसलिए मुझे याद है 12th में, वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे आप, बोर्ड्स मॉडल और वो सब। बोर्ड मॉडल फिजिक्स। हाँ फिजिक्स में 12th में हाइजेनबर्ग बहुत डिटेल में। सर मुझे क्या आपने तो इसे फॉर्मूले पढ़े होंगे, सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे ये सब, आपने पढ़ लिया होगा -13.6/n², है ना हाइजेनबर्ग भी है ना यार, वो नहीं फिजिक्स में बस। हमारे सर कहते हैं वो वाले सारी पढ़ाई ये फिजिक्स वाले ही बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले ही बोलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, केमिस्ट्री वाले ही बोलते रहते हैं, वो फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे, वहाँ देख लेना। आप बोल रहे हो ग्रेजुएशन पढ़ेंगे। नहीं मैं पढ़ाऊँगा यार थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में, है ना। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। अब देखो भाई, लिखिए फोर्स इज वेरिएबल। भाई अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, और वो फोर्स क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो सारे बच्चे बताएं क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कब यूज होता है ये बता दूं। मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, जब दो क्वांटिटीज कहीं पे मल्टीप्लाई हो रही होती है इन शॉर्ट, है ना, और उसमें से एक क्वांटिटी टिक नहीं रही है, टिक नहीं रही मतलब वेरी कर रही है, हर जगह बदल रही है, उसकी वैल्यू हर जगह बदल रही है, टाइम के साथ बदल रही है। तो हमें पता है कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन कब यूज होता है, डिवीजन में। भाई इतना सबको पता है ना, कि जो वेलोसिटी होती है, सबने काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, है ना। एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी डिवीजन होता है वो सारे फॉर्मूले किस में आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन में, है ना। फोर्स क्या होता है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता है, dp/dt। तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनको बात नहीं पता थी उस बात को नोट कर लें कि जहाँ पे डिवीजन होता है वहाँ फॉर्मूला किस में आता है, डिफरेंशिएशन में, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करने लगे, चेंज होने लगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन pdt, है ना। तो सिमिलरली हमारा वर्क क्या होता है, तो उधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूं और वो फोर्स कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे, वेरी होने लगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन f dx। लिख लीजिए आप, इफ फोर्स इज वेरिएबल देन वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन f dx। x डिस्प्लेसमेंट है यार। अच्छा, अब एक बार फिर मुझे बताइए आप लोग कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है और डिफरेंशिएशन का स्लोप, ठीक है। भाई सारे बच्चे देखें, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो इसका मतलब वहाँ से एक फैक्ट और पता चलता है हमको। वो फैक्ट ये होता है कि अगर आपने फोर्स, है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ बना रखा है, ठीक है, और अगर आप उसका एरिया निकाल दें तो क्या होगा बताओ। अगर आपने इसका एरिया निकाल दिया कहाँ से कहाँ तक, x = x1 से अगर आपने x = x2 तक इसका एरिया निकाल दिया, तो वो एरिया क्या बताएगा आपको, भाई वर्क डन बताएगा। तो इस बात को याद कर लो आप कि जहाँ भी आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है ना, तो उनमें अगर दोनों क्वांटिटीज़ का क्या बनाया जाए, ग्राफ, तो उसका एरिया क्या देगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। काइनेमेटिक्स में किया ना ऐसे क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है यार। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टू टाइम होता है। अब ये सब चीज़ें रखते रहो यार। तो अगर मैं वी टी का ग्राफ बना दूँ, किसका, v का और t का, तो जिसका एरिया होगा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, a/t होता है। तो अगर मैं AT का ग्राफ बना दूं, समझे, और उसका मैं क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं, तो क्या देगा आपको बताओ, समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए भाई, हर जगह यूज़ होती है।
ठीक, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका मतलब कि अगर मैं उन दो क्वांटिटीज़ का ग्राफ बनाऊंगा तो उसका एरिया क्या देगा, उनका मल्टीप्लिकेशन। ये बात मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, तो आप इसको दिमाग पे फिक्स कर लो। तो ये x1 से x2 तक के अगर बॉडी को आपने मूव कराया है, एरिया क्या होगा बताओ, वर्क डन। तो लिख लिए एरिया अंडर fx कर्व, एरिया अंडर fx कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। एरिया अंडर fx कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो इस पर बहुत बेसिक सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। और अगर एरिया निगेटिव हो गया तो क्या होगा यार, वो क्या शो करेगा, नेगेटिव वर्क डन को शो करेगा ना। चलिए अभी क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिए फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय 2x। कोई ब्लॉक रखा है और इस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 2x, और ये बॉडी कहाँ पे रखी थी, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और मैंने इसको पुल कर दिया कहाँ तक, x इज इक्वल टू 3 तक। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम, भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट जरूर लिखते रहना ना, बाद में नोट्स पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। Sir, 9. अनुभव आ गया, इंटीग्रेशन में डाउट है अभी बता देना क्या क्या समझ नहीं है भाई, 2 मिनट के बाद वीडियोस पढ़ी सारी भेज दूंगा, तुम लोग बता देना यार। अब इंटीग्रेशन की वीडियोस पढ़ी ना, भेज दूंगा मैं एक बार। भाई इसको इंटीग्रेशन वगैरह में दिक्कत हो मुझे बता देना एक बार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में है ना, वीडियोस भी पढ़ी है, क्लास भी करा दूंगा मैं, एक क्लास में कर लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो हर चैप्टर में आएगा, हर जगह आएगा, और वर्क पॉइंट जिम तो 2-3 बार आएगा। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स हैं, वर्क डन की हैं, एनर्जी की ना, तो विदाउट डिफरेंशिएशन काम चलने वाला नहीं। चलो भाई, सारे बच्चों को आ गया आंसर, कश आ गया, ईशान आ गया, हुजैफ आ गया, रिया आया नहीं आया। देखो भाई क्या करोगे आप बताओ, सारे बच्चे बताएं क्या होगा यहाँ पे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अच्छा, और लिमिट क्या लगेगी बताइए सारे बच्चे। भाई जहाँ से जहाँ ले जा रहे हैं आप, 0 से कहाँ जा रहे हैं 3। ठीक है, बताइए एफ की वैल्यू कितनी है, तो क्या लिखेंगे 2x dx। जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा, तो 2 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन कितना आएगा x dx 0 to 3। तो 2 को तो बाहर रखते हैं, सारे बच्चे मुझे बताएं इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट 0 से 3। अपर लिमिट पुट करते हैं कितना आएगा 3 स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं कितना आएगा 0 स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज 9 जूल। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर में 2-3 जगह उसकी जरूरत पड़ने वाली है। टाइम तो हो गया है, कितना टाइम हुआ, Sir, please. हो तो गया है टाइम। Sir, very good. 6 मिनट्स और रुक जाओ। टाइम हो चुका है, ये वीडियो बना के हो जाएगी, 54 मिनट्स की पढ़ाया मैंने। सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है भाई, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास 1 ही घंटे की होती है, और 1 घंटे क्लास इफेक्टिवली 45 मिनट्स की होती है। चलो देखो लास्ट पॉइंट बता दें, फिर ओवर करें क्लास। ठीक है भाई, जिनको भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर्स में दिक्कत है
तो मुझे बता देना एक बार, है ना, वरना फिर आपसे आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। चलिए देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको फोर्स की वैल्यू गिवन होगी वेक्टर फॉर्म में। तो मैं सबसे बेसिक सा वो ले लेता हूँ, 2y कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और इस पे ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और इसको मैंने कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर दिया, फ्रॉम R1 की कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी, लाइक 2, 3, 4, यहाँ से उठा के मैंने इसको, मेरे 2, 3, 4 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। हाँ, और इसको मैं ले गया कहाँ पे, 1, 1, 2 पे ले गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन सबसे इनकाउंटर होगा। ये नीट में तो बहुत ज़्यादा पूछा था, नीट के बच्चे देख लें, ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना। R1 से कहाँ ले गया इसको उठा के, और ये में क्या दिया हुआ है, फोर्स, और पूछेगा वर्क डन बता दो, क्या करेंगे बताओ यार। मल्टीप्लाई मत बोलो, वेक्टर्स में या तो बोलो डॉट या बोलो क्रॉस, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई सिंपली मत बोलो, मल्टीप्लाई के साथ यू हैव टू स्पेसिफाई कि वो डॉट है या क्रॉस। -10 सबसे पहले क्या निकालेंगे यार, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो भाई देखो कैसे लिखना आपको, और इस स्कूल में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अभी एग्जाम से देख लीजिए आप। चाबी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया था, क्या? इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आया था। नहीं सर, R2 कितना होगा बताओ, देखा आई कैप प्लस ये कितना है, जे कैप प्लस ये कितना है, 2k का। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं किसको, R2 को, माइनस पहले आप कहाँ पे थे, R1 पे थे, कितना हुआ 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कितना है भाई, सॉल्व करके बताना मुझे। हाँ यार भी देखते हैं, आप पहले मेरा चेक करो, कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे, यही आ रही वैल्यू, यस सर। ये क्या है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है बताइए सारे बच्चे, वर्क डन होता है F डॉट डी। तो F कितना है यहाँ पे, 2y कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड डॉट डी कितना है यहाँ पे, -2k कैप। वैसे तो बहुत आसान सा होता है, तो एक झटके में आंसर आ जाता है ऐसे ही, है ना। अब क्या होगा बताओ, आई डॉट आई क्या होता है, सबको याद आ रहा है, कौन कौन वन होते हैं बताना एक बार। ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होते हैं 1, और 0 कौन होता है। तो भाई बिल्कुल सही याद हो रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 2 × -1 कितना आएगा, और जे डॉट जे भाई ये भी 1 होगा, तो फिर कितना आएगा -2, और के डॉट के कितना आएगा -6 आएगा। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, दिस इज -10 जूल। हाँ छुट्टी है, आपको करना क्या पता है, अभी आपको जो भी आपके पास बुक पढ़ी है NCERT, HCV, DC पांडे, BM शर्मा जो भी है, उससे जाके अभी आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट और ये सब जिसके क्वेश्चंस हैं, जो भी बुक है उससे आगे आप बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। कल फिर आगे बढ़ते हैं, अभी 2-3 दिन थ्योरी चलेगी, कोई गायब नहीं होगा यार। अभी चैप्टर की शुरुआत है ना, अभी लगातार थ्योरी ही चलती रहेगी, तो अगर आपने एक भी क्लास मिस की किसी ने तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा मैं, थ्योरी चलती रहेगी 3-4 दिन, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। लाओ थोड़ा सा होमवर्क बता दूँ आपको मैं, देना बुक देना, चलो ठीक है। अच्छा बुक मेरे पास है, चलो आप थ्योरी पढ़ लेना अभी, ठीक है। हाँ, और कल से भाई डाउट्स के लिए आप लोग कितने बजे आओगे, 12 बजे आ जाना इसको डाउट्स लेने।
अच्छा तुम्हारा बैच भी मुझे 4 to 5 शुरू करना है